हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सीसे डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ रहे थे। भारत की प्रस्तावना में हमने जो डिस्कस किए थे उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ये था कि भारत के समस्त नागरिकों को प्रस्तावना में व्यवस्था की गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात हमने करी, यानी 3 प्रकार के न्याय की बात हमने कर ली थी। ये जो 3 प्रकार के न्याय हैं, ये बात करी गई। ये वैसे अगर आप देखें तो ये कहां से प्रभावित है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये जो विचार हैं ये कौन सी क्रांति से प्रभावित हैं? तो ये रूसी क्रांति 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, इसे रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये रूसी क्रांति से प्रभावित विचार थे। इसके बाद आगे हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं, क्या जैसे आपका दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि हमारी जो प्रस्तावना है वो लगभग जितने भी हमारे पाठ्यक्रम जो होते हैं, बुक्स होती हैं, उन बुक्स में एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज में होता है। वहीं हम लोग राजस्थान बोर्ड की बात करें तो वहां भी पीछे का जो पेज होता है उसमें प्रस्तावना लिखी हुई होती है। तो ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना वाकई में क्या संविधान से पहले बनी है या संविधान बाद में बना है? तो ये गौर करने की बात है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान में जो प्रस्तावना की बात करी गई है वो प्रस्तावना संविधान से पहले आई या बाद में आई? तो बात करें, प्रस्तावना को बाद में लिखा गया, क्योंकि आपको पता है 13 दिसंबर 1946 को इसे रखा गया था। फिर उसको 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसके बीच में काम क्या हो गया? संविधान लिखने का काम हुआ। तो लास्ट में आया, इसलिए संविधान लिखने के बाद में प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, जो उद्देश्य हमने पारित किया था नेहरू जी ने, ये नेहरू जी की क्या है? देन है। तो आप लोग टाइप कर सकते हैं नेहरू नेहरू नेहरू। क्यों? क्योंकि आप ये कह सकते हो कि उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया था वही आगे चलकर भारत की क्या बन गई? प्रस्तावना बन गई। तो यहां हम ये कहें कि पहले संविधान बना, उसके बाद प्रस्तावना बना। तो एक अटपटी सी बात है, इसीलिए हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि समस्त नागरिक को जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करी गई है, उसके साथ में यहां हम बात कर रही थी कि 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? देखिए, पहली विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है। सबसे पहले थॉट है, आपका क्या विचार है, आप अपना विचार रख सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। आप अपना विचार रख सकते हैं, क्या सोचते हैं आप, इसके बारे में क्या आपका प्लानिंग है, ये आपका विचार है, तो आप अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरी है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति को हम देखें तो ये जो अभिव्यक्ति जहां प्रस्तावना में लिखी हुई है, वहां आर्टिकल 19 में भी इसका प्रावधान किया गया है कि आपकी मन में क्या बात चल रही है, वो मन की बात को भी आप लोग क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी मन की बात करते हैं, ऐसे आप भी मन की बात कर सकते हैं कि मुझे आपको कुछ कहना है, मेरे मन में ये चल रहा है। अभिव्यक्ति में आप लोग, जैसे मैं आपको मेरे जो हमारे जो इशारे हैं उनसे आप लोग समझ सकते हैं, या फ्रेंड सर्किल में हम लोग कई तरह के हमारे कोड वर्ड होते हैं, वो भी एक अभिव्यक्ति है। तो अभिव्यक्ति के जरिए भी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की, आपके मन की बात कर सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद विश्वास की बात करी गई है कि आप किस में विश्वास रखते हैं। जैसे आप मेरे में विश्वास रखते हैं, यह आपकी भावनाएं हैं। आप किसी दूसरे में विश्वास रखते हैं, यह आपको स्वतंत्रता दी गई है। यानी आप पहले देखें, उसके बाद विश्वास करें। जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो यहाँ पहले आप ये देख सकते हैं कि आप में किसमें विश्वास है, ये भी आपको स्वतंत्रता आप चाहे जिसमें कर सकते हैं। उसके बाद
आपको धर्म के बारे में भी बातें नहीं किया गया, इसकी भी आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप किसी भी देवता को मान सकते हैं, आप बालाजी को मान सकते हैं, आप किसी शंकर जी को मान सकते हैं। तो ये आप में अपने आप में क्या है, धर्म की भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। उपासना पूजा पाठ की भी बात करी गई है कि आप कौन सी पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, किस तरह से आप लोग अपने आराध्य को बनाते हैं, जैसे हाथ जोड़ के बनाते हैं, आप लोग इस तरह से बनाते हैं, या आप लोग सर झुका के दंडवत प्रणाम करते हैं। ये आपकी उपासना पूजा पद्धति भी की भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो 3 प्रकार की जस्टिस, तो 5 प्रकार की आपको क्या दी गई, स्वतंत्रता दी गई प्रस्तावना में। उसके आगे बात करेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता में ये जो स्वतंत्रता और समानता की बात करी गई है, ये अगर आप बात करें तो ये किससे लिया गया है, 1789 की फ्रांस की क्रांति, 1789 की फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है, जब समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। फ्रांस की क्रांति और समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द आ रहे हैं, और इन 3 शब्दों को अगर हम बात करें तो 1789 की फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार की, और आगे बात करेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता। तो यहां बात करें हम लोग समानता की, तो 2 प्रकार की समानता दी गई है। प्रतिष्ठा की बात करेंगे कि आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ये भी आपको क्या दी गई है, समानता दी गई है। जैसे व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, कोई भी किसी भी तरह का काम करे तो आप उसकी प्रतिष्ठा को चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे आप यूं मानिए कहीं जा रहे हैं आप, और कोई व्यक्ति रिक्शे वाला है तो आप उसको इस तरह से पुकार नहीं सकते जिससे उसको बुरा लगे, ये उसकी प्रतिष्ठा की बात करी गई है। इसके अलावा अवसर, सब लोगों को समान अवसर प्रदान है, वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो सकता है, अमीर गरीब किसी भी तरह का उसका कोई भी काम हो सकता है, सबको समानता प्रदान की गई है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की भारत के समस्त नागरिकों को, ये समस्त नागरिक सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ में विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के साथ प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता देता है। और इसको प्राप्त करने के लिए उन सभी में व्यक्ति की गरिमा की बात करी गई है, गरिमा की बात करी गई है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करी गई है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को विक्रमी संवत जो 26 नवंबर 1949 है, वह विक्रमी संवत कौन सा 2006 को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उससे पहले हम देखें गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति की गरिमा, यानी व्यक्ति की गरिमा को आप चैलेंज नहीं कर सकते। गरिमा का मतलब यह है कि उसका जीवन जीने का जो तरीका है वो इस तरह का होना चाहिए, तो गरिमापूर्ण वो जीवन जी सके। एकता की बात करती है, अखंडता की बात करती है कि भारत एक है और वह अखंड है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। भारत एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, जिससे यूपी के राजस्थान अलग नहीं हो सकता। अखंडता की बात करिए, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे आप देख रहे हो अभी तक भारत के कोई, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, वो भारत के टुकड़े नहीं कर सकते। बहुत प्रयास किया, जैसे कभी पाकिस्तान के जरिए, कभी चाइना के जरिए हमें तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारी अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व का मतलब यहाँ किससे लिया गया, बंधुत्व का मतलब यहाँ लिया गया भाईचारा, भाईचारा से लिया गया है। भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम लोग इन सब चीजों को पूरा करने के लिए आज भारत की जनता इस संविधान को, आज की तारीख उस दिन जिस दिन संविधान को ग्रहण किया गया 26 नवंबर 1949 को, उस 26 नवंबर 1949 के दिन आप ये कह सकते हो उस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। लेकिन पूर्ण लागू कब हुआ, पूर्णतः लागू कब हुआ, वहां तारीख आती है 26 जनवरी 1950। और लागू कब हुआ, तैयार होकर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान में लगभग
16 आर्टिकल लागू हुए थे, 16 अनुच्छेद लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, विधि दिवस के रूप में भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हमने गणतंत्र रूप से यानी पूर्ण रूप से पूर्णतः लागू किया गया। बाकी जो शेष जो आर्टिकल बचे हुए थे, शेष जो भाग बचे हुए थे, उनको 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। इसलिए हम ये कहते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950, लेकिन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने, भारत की जनता ने उसको क्या कर लिया था। अब इन शब्दों को देखिए आप, 3 शब्द हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित। 3 शब्द हैं, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मा अर्पित। तो यहां अंगीकृत का मतलब जानिए आप। अंगीकृत का मतलब होता है धारण करना, ग्रहण करना, ये भी हो सकता है, एडॉप्ट करना। जैसे अब देखिए, आप जब शादी के मंडप में बैठते हैं, उसके बाद में पंडित जी के द्वारा आपकी जो अर्धांगिनी है उसकी 1-2 फेरा होने के बाद में उसको बिठा दिया जाता है। तो उसके बाद में उसको बोला जाता है अंगीकृत करता हूं मैं, आप मेरे बाएं अंग के पास में बैठिए। इस तरह की जो बात करी गई है, यानी संविधान सभा को अंगीकृत किया गया है, यानी उसको धारण किया गया, अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत के संविधान को आत्मार्पित किया गया, अधिनियमित किया गया। अधिनियमित का मतलब भी यहाँ क्या है कि हम लोग इसको, इन नियमों को पालन करते हैं। अधिनियमित का मतलब होता है, अधिनियम का मतलब नियम होते हैं, तो इनको लागू करते हैं। आत्मार्पित, हम आत्मा से ग्रहण करते हैं। तीनों शब्दों का इस तरह से अर्थ निकलता है और भारत की जनता ने इसको 26 नवंबर 1949 को ग्रहण कर लिया। इस तरह से हमारी जो प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना में लगभग जितने शब्द थे उनका हमने बारीकी से अध्ययन किया। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत में कितने प्रकार के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं 3 प्रकार के कौन कौन से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करी गई। आप लिखें, अभी लिखें। इसके बाद बात करें हम लोग कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है। कौन सी 5 प्रकार की स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करी गई है। और 2 प्रकार की समानता की बात करी गई है, और वो समानता कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या आपको समझ में आ रहा है, यस या नो? ये आप लोग लिखें। स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता, ये जो शब्द लिए गए फ्रांस की क्रांति से लिए गए। वहीं हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो थी वो रूस की क्रांति से प्रभावित है। और 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित किया गया, इसको ग्रहण किया गया। संविधान सभा को बंधुत्व, भाईचारे की बात करता है। पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और अब हम देखते हैं कि भारत की जो प्रस्तावना है, क्या वह भारत की प्रस्तावना को लेकर कई बातें निकल कर आ रही हैं यहाँ कि क्या वह भारत के संविधान का भाग है। बहुत बार इस पर डिस्कस हुआ है, कई बार न्यायालय में भी इसको चैलेंज किया गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इसमें देखिए आप, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये बात करी गई थी। इसको लेकर बेरूबारीवाद 1960, ये प्रश्न है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? बेरूबारीवाद जो आया था वो आया था 1960 में। और उसमें, उस बेरूबारीवाद में 1960 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने
एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर आज की क्या स्थिति है, उसके बाद एक और आया केशवानंद, जो कि बहुत बार आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का वाद। सबसे इंपॉर्टेंट वाद है, बहुत बार पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में केशवानंद ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया उसमें बिल्कुल उल्टा था। किसका? बेरुबारी का। उसने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। और उसके बाद एक और बात आया प्रस्तावना को लेकर, LIC 1995। इसमें भी न्यायालय ने ऊपर वाली बात को रिपीट किया। न्यायालय ने ऊपर वाली जो बात थी उसको रिपीट किया, यानी उसने भी क्या माना? भाग माना। इसको, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। और इसके बाद में अगर बात करें तो ये जो मामला है केशवानंद भारती बनाम राज्य 1973, उसने आगे ये भी कहा कि ये जो मामला है, ये जो आपकी जो प्रस्तावना है संविधान की, वो संविधान की प्रस्तावना को लेकर न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी वाद दायर नहीं किया जा सकता, वाद योग्य नहीं है। यानी अगर वह प्रस्तावना के उद्देश्य पूरे नहीं होते तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है। जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स अगर पूरे नहीं होते तो न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता, लेकिन प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। ये बात भी केशवानंद भारती वाद में न्यायालय ने बात बताई है। और आगे उसने कहा है केशवानंद भारती वाले मामले में कि संविधान की तरह प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। जिस तरह से आप संविधान में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं, वैसे प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि आज के दिन संविधान का भाग है प्रस्तावना। लेकिन आगे केशवानंद भारती वाले मामले में उसने ये और कह दिया कि इसका एक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है। प्रस्तावना में जो मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती, यानी उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। वहां कहा गया कि संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ मूल स्ट्रक्चर हैं, मूल ढांचे हैं, उन मूल ढांचों में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में उसके स्ट्रक्चर को बिगाड़ा नहीं जा सकता, जैसे समाजवादी है, जैसे पंथ निरपेक्ष है, इस तरह की जो बात है, गणराज्य है, इनको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये मूल ढांचे का अंग आता है। और आगे ये भी लिखा है, जब भी संविधान को लेकर कोई बात आएगी व्याख्या की, तो वहां पर न्यायालय प्रस्तावना का सहारा लेगा। इसलिए प्रस्तावना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। एक तरह से उद्देश्यों को प्रकट करती है, वहीं संविधान में जो लिखा नहीं है उसको भी प्रस्तावना से क्या किया जा सकता है, व्याख्या की जा सकती है और फैसले दिए जा सकते हैं। तो बहुत काम की चीजें थी, यहाँ तक आपने देखा, उसको दोबारा से रिपीट करें आप लोग। प्रस्तावना को लेकर क्या संविधान का भाग है, इस बात को लेकर बार बार वाद दायर होते हैं, वाद विवाद होता है। तो यहाँ आपको ये समझना है, सबसे पहले 1960 में बेरुबारी मामला आया था, ये केस हुआ, न्यायालय में गया और न्यायालय ने इसमें एक महत्वपूर्ण फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ऐसे कह के उसने ये कह दिया कि ये प्रस्तावना भाग नहीं है। उसके बाद 1973 में
जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थे उस समय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर वाले फैसले को पलट दिया और उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। और साथ में उसके बाद में 1995 में LIC 1995 के तहत एक वाद दायर हुआ, उसने भी यही कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। साथ ही 1973 का जो आपका केशवानंद भारतीय वाद था, उसमें कहा गया कि संविधान प्रस्तावना जो है वो भाग है, तो संविधान की तरह प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन इसका एक मूल स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसके साथ में छेड़खानी नहीं की जा सकती, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और जब कभी भी संविधान की व्याख्या की बात आएगी और जब भी कोई उलझन आएगी और कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं देगा, उस समय प्रस्तावना का सहारा लिया जाएगा और उसके आधार पर उस ढांचे की व्याख्या की जा सकेगी, फैसले दिए जा सकेंगे। इस तरह से आपकी जो प्रस्तावना थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संविधान के बाद में लिखी गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे गए लगभग मैंने उनको वहां से किया शुरुआत की थी, जैसे हम कह सकते हैं उनको परिचय पत्र कहा है ना, किसने इसको आत्मा कहा, किसी ने दर्पण कहा, किसी ने सार कहा, किसी ने की नोट कहा। और ये अमेरिका से प्रभावित है, इसकी भाषा जो है लैंग्वेज है वो कहाँ से ली गई है वो आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। उद्देश्य का जो है उसका दूसरा नाम भी है प्रस्तावना का। और ये किसकी देन है? ये नेहरू जी की देन है। किसने लिखा? नेहरू जी ने लिखा। कब इसको पारित किया गया, कब रखा गया, ये सारी जानकारी हमने ले ली। और आप लोग एक दो बार इसको देखें, लगभग कोई भी कंपटीशन होगा इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, मेरे को पूरा विश्वास है। आप लोग बार बार प्रस्तावना के हमारे जो 5 पार्ट आए उनको देखें और इससे लगभग प्रश्न जो भी हैं उनको हल करने की कोशिश करें। थैंक यू, आपने मुझे सुना। और आज हमारा जो प्रस्तावना टॉपिक है वो पूरा हुआ। कल हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेगा एजुकेशन बाई जयसराम सर। थैंक यू, आपने मुझे सुना, आपने बहुत बहुत स्नेह दिया, इसके लिए जय हिंद जय भारत।